तो आज का हमारा टॉपिक है अमाल जिंदगी। तो ये 10वीं जमात में आने वाला बायोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला एक सबक है अमाल जिंदगी। तो इस सबक के अंदर हमने पढ़ाई करना है कि जो हयातियात हैं, जो जिंदगी रखने वाले हैं, जो जानदार हैं, वो जानदार ग़िज़ा को कैसे हासिल करते हैं और उनका निज़ाम हाज़मा कैसे होता है, उनका निज़ाम तनफ़ुस कैसे होता है। ये तमाम के ताल्लुक से हम इस सबक के अंदर देखना है। तो सबसे पहले आमाल ज़िंदगी इसको समझेंगे। आमाल का मतलब होता है काम, और ज़िंदगी यानी हयात, जिंदा रहने वाले, उनको हम कहते हैं ज़िंदगी। तो यहाँ पर जो भी जिंदा रहने वाले हैं, जिंदगी रखने वाले हैं, उनके अंदर क्या क्या काम होते हैं, उनके अंदर अंदरूनी तौर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमारे ज़िंदगी में सबसे पहले हम लेंगे ये जानदार जो हैं, ग़िज़ा को हासिल करने का तरीका। इसको हम उर्दू में कहते हैं तग़ज़िया। उर्दू में इसको तग़ज़िया कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ग़िज़ा को हासिल करने वाला तरीका या ग़िज़ा को हासिल करने वाला एक अमल, उसी को हम तग़ज़िया कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हर जानदार ग़िज़ा को हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए उसको ग़िज़ा की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वो अमल तनफ़ुस करना, यानी बहरहाल जानदार किसको कहते हैं? जो हलचल करते हैं। सिर्फ इसी को जानदार नहीं बोल सकते, चंद ऐसे भी हैं जो हलचल नहीं करते। तो यहाँ पर जानदार और गैर जानदार में फ़र्क हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ग़िज़ा के साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए? ख़ास बात कि हर जानदार निज़ाम तनफ़ुस करता है, निज़ाम हाज़मे का अमल होता है उसके अंदर, यानी उसके अंदर काम होता है, जो भी ग़िज़ा वो लेता है वो हज़म होता है। और इस तरह से बहुत सारे हर जानदार में एक एक काम होने लगते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखना है तग़ज़िया। तो ग़िज़ा लेने का तरीका जानदार में कैसा है? तो ग़िज़ा लेने का तरीका यहाँ पर आम तौर पर दो किस्म के होते हैं। तग़ज़िया जो है वो दो किस्म का है, न्यूट्रिशन जो है वो दो किस्म का है। हम एक को कहते हैं, एक जो न्यूट्रिशन इसके अंदर खुद तग़ज़िया, खुद तग़ज़िया, यानी इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफिज्म, ऑटोट्रोप्स। और दूसरा यहाँ पर आता है हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स। खुद तग़ज़िया और यहाँ पर जो है दूसरों पर मुनहसर होने वाले, यहाँ पर हेटेरोट्रोप्स, यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं गैर तग़ज़िया, गैर परवरिश, गैर परवरिश तग़ज़िया। ये खुद तग़ज़िया बोलो या खुद परवरिश तग़ज़िया भी हम इसको कह सकते हैं, खुद परवरिश तग़ज़िया। और दूसरा नाम इसको है खुद कफ़ील और गैर कफ़ील। इस तरह से हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि ये हैं खुद कफ़ील और ये हैं गैर कफ़ील। तो ग़िज़ा को हासिल करने के तरीके जो हैं हर जानदार में दो किस्म के हैं। एक जो है खुद कफ़ील, गैर कफ़ील यानी गैर परवरिश, और दूसरा जो है खुद परवरिश या उसको हम कहते हैं खुद कफ़ील। हाँ, तो ये दो तरीके हर जानदार में होते हैं, लेकिन खुसूसन यहाँ पर जो ये खुद कफ़ील है, ये अमल सिर्फ नबातात में ही वाक़या होता है, नबातात में। क्योंकि सिर्फ नबातात ही एक ऐसे जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार कर लेते हैं, जो कि फूल तैयार करते हैं, फल तैयार करते हैं, उसको पका देते हैं, यानी वो उसकी जो ग़िज़ा है खुद से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गैर कफ़ील के अंदर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे जानदार जो हैं अपने ग़िज़ा को दूसरों पर मुनहसर होते हैं, अपने ग़िज़ा को दूसरों के ज़रिए लेते हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पर गैर कफ़ील जानदार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों के ताल्लुक से डिटेल्स में देखना है। दोनों के ताल्लुक से हम देखेंगे खुद कफ़ील सबसे अव्वल नंबर पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे खुद कफ़ील।
खुद कफील, खुद कफील, या इसको हम कह सकते हैं खुद परवरिश, इसको हम कह सकते हैं खुद परवरिश। ये जो खुद कफील है यानी खुद से ग़िज़ा को तैयार करने वाला अमल। यहाँ पर नबातात जो हैं, यहाँ पर जो नबातात हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार कर लेते हैं, खुद से तैयार कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको कहा गया खुद कफील, इसलिए इनको क्या कहते हैं खुद कफील। ग़िज़ा को कैसे तैयार करते हैं? नबातात के अंदर हमें एक प्रोसेस यहाँ पर देखना है कि पेड़ पौधों के अंदर जो ग़िज़ा है वो तैयार हो रही है, वो कैसे तैयार हो रही है। तो बहुत सा सिंपल तरीके में हम यहाँ पर देखना है कि ये सूरज की रोशनी की मदद में ग़िज़ा को तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी की मदद से, बगैर सूरज की रोशनी ये ग़िज़ा भी तैयार नहीं करते, नशोनुमा भी नहीं हो सकते। तो ये खास बात इनके अंदर, नबातात के अंदर। तो देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ग़िज़ा वाकई है क्या। तो हम कहते हैं कौन से कार्बन के सालिमे हैं या और दीगर सोडियम के सालिमात हैं और पोटेशियम के सालिमात हैं। बहुत सारे ये सालिमात जो है बड़े तादाद में मिलकर होते हैं। पेचीदा के अंदर ग़िज़ा मौजूद होती है, पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर फूड होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ एक ग़िज़ा, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ग़िज़ा है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा, हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जैसे कि हम रोज़ाना गेहूं की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं और राइस खाते हैं, ये तमाम हर एक ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन एक खास बात याद रखो कि जो मैदे का आटा होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो बहरहाल यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में ग़िज़ा है वो ग़िज़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब वो कार्बोहाइड्रेट किसी जिस्म के अंदर जाने के बाद टूट कर तहलील होना जरूरी है, तहलील होना जरूरी है। वो तहलील होने के लिए हमारे जिस्म के अंदर एक चंद एंजाइम्स हैं, एजेंट हैं, एजेंट जिसको हम कहते हैं। तो हमारे आसपास LIC के एजेंट वगैरह होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि पैसों को ले जाना और बैंक में डिपॉजिट कर देना। तो इन्होंने थोड़े 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 अमाउंट को ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट करना, ये एजेंट दरमियान में काम करने वाले जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक एजेंट है जो ग़िज़ा को क्या करते हैं ना, तहलील करते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिए उसको तोड़ 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 कर बारीक टुकड़ों में जज्ब कर लेते हैं, यानी तहलील कर देते हैं। तहलील होने के बाद वो ग़िज़ा मुख्तलिफ किस्म में हमारे जिस्म को जो है तवानाई फराहम करती है। तो बहरहाल जब भी मैं खुद कफील के अंदर आऊँगा तब और डिटेल वहाँ पर देखेंगे। जो एजेंट हैं हमारे यहाँ ग़िज़ा को तहलील करने के, उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। इसी को दूसरा नाम है एंजाइम, इसका दूसरा नाम एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम बहुत सारे अलग अलग किस्म के हैं। तो वो कौन से एंजाइम हैं हम आगे आने के बाद देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जिस्म के अंदर जो ग़िज़ा है उसको तहलील करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं एंजाइम, उनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। दूसरा नाम उनका एंजाइम भी होता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नबातात के अंदर भी इसी तरह ग़िज़ा जो है तहलील होती है। वो किस तरह से, यहाँ पर एक रिएक्शन के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो नबातात हैं, नबातात के अंदर जो शिवाई तरकीब की मदद से, शिवाई तरकीब की मदद से और ज़ियाई तरकीब की मदद से इसके अंदर एक रिएक्शन के बतौर यहाँ पर ग़िज़ा तैयार होने का अमल हम दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी इसको ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और नबातात के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल नामी एक मादा है, उस मादे की मदद से भी यहाँ पर जो है ग़िज़ा बनती है। वो किस तरह से देखो, सबसे पहले यहाँ पर ग़िज़ा जो तैयार हो रही है सूरज की रोशनी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी मिलने पर रिएक्शन के जरिए हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बनती है ग्लूकोज की ग़िज़ा और साथ ही साथ हमें मिलता है यहाँ पर ऑक्सीजन और कुछ तवानाई की मौजूद में देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नबातात हैं वो नबातात सूरज की मदद से, यहाँ पर एंजाइम कौन है, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी
और क्लोरोफिल की मदद से, यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है? एक सब्ज मादा है। ये क्या है? सब्ज मादा। तो हर पौधे जो सब्ज नजर आते हैं, हरे भरे नजर आते हैं हमें, उसकी वजह क्या है? उसके अंदर एक मादा है, वो क्लोरोफिल नामी मादा। तो ये क्लोरोफिल नामी मादा रहने की वजह से वो जो पत्ते हैं सब नजर आते हैं, उसी की मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से ये जो हमने दिन भर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या करता है? हासिल कर लेता है। यानी हम छोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तमाम पौधे ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद हम उसको पानी भी देते हैं। इस तरह से बहुत आसान तरीके में याद रखो, हम जो छोड़ते हैं हवा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पौधे ले लेते हैं और हम उसको पानी भी डाल देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों की मदद से और सूरज की रोशनी और उसके अंदर क्लोरोफिल नामी मादा है पौधे में, उसकी मदद से हमें ये ग़िज़ा तैयार करके देता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का जो ज़ाब्ता है यहाँ पर C6H12O6 हम कह सकते हैं। तो ये ज़ाब्ता बनता है, यानी ग्लूकोज बन गया और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बनता है। लेकिन ये सालिमात हैं, ये मुतवाज़न नहीं हैं। देखो यहाँ पर C1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, तो मुतवाज़न नहीं है, तो इसको मुतवाज़न करना पड़ता है। तो क्या करेंगे? इसको भी 6 करेंगे। यस। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो इसीलिए हम इसको अगर 6 करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। 6 × 2 12। हाँ, तो अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने हैं? 2। 6 और 2 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर 6 2 12 और यहाँ पर 6, कुल कितने हो गए? 12 और 6 18। तो इसको हम यहाँ पर 6 कर दो, 6 2 12 और 6 18, ये भी बैलेंस हो गया। तो बहरहाल हमें क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं वो ले रहे हैं पौधे और हम उसको पानी डाल रहे हैं, और दोनों की मदद से, साथ ही साथ सूरज की रोशनी की मदद से और साथ ही साथ उसके अंदर जो सब्ज एक मादा है क्लोरोफिल, उसके जरिए हमें ग़िज़ा बनाकर दे रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में। इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो ये हर एक ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा मौजूद होती है और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन मिलती है। ग़िज़ा तो बना ले रहे पौधा और साथ ही साथ बाहर जो गैस छोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन की, तो उस ऑक्सीजन को फिर हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके हम फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो फिर वो पौधा लेता रहेगा। फिर पानी की मौजूदगी में उसको तहलील करके वहां पर क्या बनाएगा? वो फिर ग़िज़ा बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, फिर हम ऑक्सीजन लेंगे, ये चक्कर चलता रहेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर जो ग़िज़ा बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये 3 प्रोसेस के अंदर बनता है यहाँ पर, यानी कौन सी जो रोशनी, जो सूरज की रोशनी है कहाँ इफेक्ट कर रही है, क्लोरोफिल यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो ये तमाम 3 प्रोसेस को हम देखेंगे। सबसे अहम तो रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, क्लोरोफिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को जज्ब करता है। ये खास बात है इसके अंदर। ये क्लोरोफिल का मादा है, हेल्प क्या कर रहा है इसके अंदर, ये रिएक्शन में क्या काम कर रहा है कि यहाँ पर क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सूरज की रोशनी को हम नूरी तवानाई बोल सकते हैं, नूरी तवानाई या सूरज की तवानाई। नूरी तवानाई, सूरज की रोशनी की जो तवानाई है उसको, नूरी तवानाई को इंजज़ाब कर रहा है, जज्ब कर रहा है, जज्ब करता है। ये फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर किसको हम लेंगे? ये सूरज की रोशनी को। इसका क्या काम है यहाँ पर? देखो क्लोरोफिल का काम समझ में आ गया, ये सूरज की रोशनी को जज्ब करने में मदद करता है। अब सूरज की रोशनी ये क्या काम करती है कि ये जो है सूरज की रोशनी कीमियाई तवानाई में कन्वर्ट होती है। सूरज की रोशनी का काम कीमियाई तवानाई में, यानी यहाँ पर जो ग़िज़ा बन रही इसको बनने में मदद कर रही है। यानी ये सूरज की रोशनी कैसे कीमियाई तवानाई में तब्दील होगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तहलील कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? तहलील करना, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर की जो सालिमात हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको तोड़ कर ये किसमें तब्दील कर रहे हैं? ग्लूकोज, यानी ये कीमिया के अंदर एक केमिकल बनने में तब्दील कर रही है सूरज की रोशनी। तो देखो पहला काम हो गया क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को जज्ब करने में मदद करता है। सूरज की रोशनी पानी के सालिमात को तोड़ता है, पानी के
सालिमात को तोड़कर तहलील कर देता है। तहलील करते हुए क्या करता है? कीमियाई तवानाई में तब्दील हो जाती है, या कीमियाई तवानाई में तब्दील करती है। कौन? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी क्या काम कर रही? पानी के सालिमात को तोड़कर तहलील करते हुए कीमियाई तवानाई की तब्दील करती है, कीमियाई तवानाई में तब्दील होती है। देखो ये दो काम हो गए, क्लोरोफिल का काम हो गया और सूरज की रोशनी का भी काम हो गया। अब आता है यहाँ पर थर्ड पॉइंट। हाँ, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए क्लोरोफिल का काम हो गया, सूरज की रोशनी का काम हो गया और ये पानी के मोल्स भी यहाँ पर टूटकर चले गए। अब रहा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है तहलील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तहलील होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो हम इसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट तहलील होकर ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो ये है 3 प्रोसेस के जरिए यहाँ पर हर नबातात में ग़िज़ा बनती है। तो ये ग़िज़ा बनने का एक जो है तामुल मुतवाज़न कीमियाई तामुलात का एक हमें मसावत इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये तामुलात के बाद हम खास करके ये नबातात के अंदर जो ज़ियाई तालीफ होता है वो आकर किस तरह से होता है, पत्तों के अंदर ऐसी कौन सी खास कुलियात मौजूद हैं जिनके जरिए वो ज़ियाई तालीफ होती है। तो इसको हम यहाँ पर देखना है कि जब भी एक पत्ता है उसको क्रॉस सेक्शन करने के बाद जो यहाँ पर पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है वो उसकी वजह से यहाँ पर ज़ियाई तालीफ हो रहा था। तो आज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो है पत्ता है तो ये जो मसाम है इसके अंदर जो सुराख हैं उनके ज़रिए यहाँ पर अमल तनफ़ुस भी होता है। अब इसका जो पत्ते का सेक्शन है, सेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको इस तरह से आड़ा जो है कट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर कट करेंगे तो कट करने के बाद इस तरह से अगर बहुत बारीक रेशा निकालना पड़ता है इसको कट करके, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक शक्ल हमें नज़र आती है। और इसके अंदर ख़ास करके एक अगर तिरछा इसको कट करके इस तरह से लेंगे तो इसके अंदर एक परत आती है सफ़ेद, तो शायद दिखाई दे रहा होगा कि सफ़ेद परत है ऊपर। तो ये सफ़ेद परत ऊपर की कट करके अगर हम किसी खुर्दबीन के अंदर मुआयना करेंगे, देख लेंगे, तो उस वक्त में हमें एक किस्म की शक्ल नज़र आती है, उसके अंदर के खुलियात नज़र आते हैं वो इस तरह से। तो एक शक्ल है जो खुलियात के ज़रिए खुलियात जो नज़र आते हैं हमारे पत्तों के अंदर। बहुत सारे खुलियात इसके अंदर होते हैं मगर वो सब मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, बस हमारे सिलेबस में काफ़ी है। तो इसकी जो ऊपर की एक परत है इसको हम कहेंगे मोम डर्मिस या मोम वाली परत, बहुत मुलायम होती है मोम परत। तो यहाँ पर जो है मुहाफिज खुलिया जिसको हम कहते हैं हमारे तनफ़ुस करने वाले स्टोमेटा सेल्स यहाँ पर होते हैं। स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं, उर्दू में इसको दहाने कहते हैं। ये जो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की शक्ल अगर देखना है और मस्जिद इसको तो इस तरह से हमें यहाँ पर देख चुके हैं 8 में वगैरह। तो इसके अंदर 3 परतें होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के साथ है। तो इसके अंदर और डिटेल स्टडी हमने 8 में या 9 में पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये दहाना है, ये दहाने की मदद से वो अमल तनफ़ुस करता है और सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से।
इसके अंदर जो मोम परत है इसको हम कहेंगे मोम क्यूटिकल, इसको और एक अच्छा नाम हम दे सकते हैं क्यूटिकल। और ये जो है बालाई डर्मिस है ना, ऊपर की एक परत, बालाई बालाई यानी ऊपर, बालाई डर्मिस। और ये जो है निचली डर्मिस, इसको हमें ज़ेरे डर्मिस कह सकते हैं उर्दू में, ज़ेरे डर्मिस। तो इस तरह से हमें साख वहाँ पर नजर आती है। ये जो है बहुत ही अहम है, जो स्टोमेटा कहलाता है, स्टोमेटा यानी उर्दू में इसको दहाना कहते हैं, दहाना। इसको और जरा बड़ा करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि नबातात के अंदर अमल तनफुस इसी के जरिए होता है। यही एक खुलिया है जो अमल तनफुस वहां पर काम अंजाम देता है। तो यहाँ पर जो दहाने हैं वो इस किस्म से हमें नजर आते हैं। जब भी पत्ते के अंदर हमने तराश निकाल ली है वो सफेद परत, उसको माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो इस किस्म का दहाना वहां पर दिखता है हमें। तो ये दो किस्म के हैं, एक जो है इस तरह से, ये बहुत खुला हुआ है, ये है बंद। तो ये खुला हुआ दहाना, ये बंद दहाना। तो ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा हम इसको कह सकते हैं। तो ओपन और क्लोज यहाँ पर बताने की क्या बात है, बताने की क्या जरूरत है। तो देखो यहाँ पर जो है ये भी अमल तनफुस करते हैं। जब ये अमल तनफुस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं नबातात, कार्बन डाइऑक्साइड को जब अंदर लेते हैं तो उस वक्त में यहाँ पर जो दहाना है वो बंद हो जाता है, और जब ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं तो ये दहाना खुला होता है। यानी खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, जैसे हमारे जिस्म के अंदर लंग्स हैं, लंग्स खुलना सिकुड़ना होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये भी बंद होना और खुलना एक अमल होते रहता है, खुलियात है। ये खुलियात का नाम क्या है, दहाना, दहाना नाम है खुलियात, स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। तो खुलना और बंद होना ये अमल की वजह से वहां पर अमल तनफुस होता है। तो ये है नबातात के अंदर एक अमल तनफुस का तरीका। और इसके साथ साथ ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं यानी ग़िज़ा को ले लेते हैं, हम इसको जड़ को पानी डालते हैं, पानी को जज़्ब कर लेते हैं, पानी को अपने अंदर पहुंचाने के लिए इनके अंदर अलग अलग नसीजें पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये जमीन की जरिए, जड़ों के जरिए यहाँ पर बहुत सारे मादनियात अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, बहुत सारे मादनियात। उसके अंदर से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन है, उसके बाद सल्फर है, और उसी के साथ साथ जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ये तमाम जो है जमीन की मट्टी से, जड़ की मदद से ये पौधा अपने अंदर जज़्ब कर लेकर अपने आप के अंदर नशोनुमा पाता है। तो ये पौधों के अंदर होने वाला तग़ज़िया, पौधों के अंदर होने वाला एक किस्म का तग़ज़िया। अब आता है दूसरा नंबर, गैर परवरिशी तरीका, या तो गैर कफील तरीका, ग़िज़ा को लेने वाला गैर तरीका। तो देखिए यहाँ पर गैर परवरिश तरीका यानी गैर कफील, इसको गैर कफील कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर जो जानदार हैं वो ग़िज़ा को लेने वाला अमल खुद से अपने ग़िज़ा तैयार नहीं करते, लेकिन दूसरों की मदद से ग़िज़ा लेने वाले, दूसरों पर इंहिसार होकर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले, उनको हम कहते हैं गैर तग़ज़िया या गैर परवरिश तग़ज़िया या गैर कफील कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसान। अगर इंसान को देखेंगे तो ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता, किसी और को मार कर खाने वाला जानदार है। जैसा कि सब्जियों को मारते हैं और गोश्त को अगर है तो कोई जानवरों का शिकार करके खा लेते हैं, लेकिन दूसरों को अपनी ग़िज़ा बना लेना, दूसरे जानदार को अपनी ग़िज़ा बना लेकर जिंदगी बसर करने वाले, उन्हीं को हम कहते हैं गैर परवरिश। अब इन गैर परवरिश में, गैर कफील जानदारों में, तग़ज़िया में भी मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। एक चंद जानदार ऐसे हैं जो ग़िज़ा को हासिल करने के बाद अपने जिस्म के अंदर उसको तहलील करते हैं,
और चंद जानदार ऐसे हैं जो ग़िज़ा को हासिल करने के बाद वो ग़िज़ा के बाहर रखते हुए ही उसका तहलील करते हैं, और एक चंद जानदार ऐसे हैं जो किसी और जानदार में जाकर वो अपने ग़िज़ा को हासिल कर लेते हैं, किसी और जानदार के जिस्म में जाकर। तो उसकी बुनियाद पर हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर जानदार अपने जिस्म के अंदर तहलील कर रहा है ग़िज़ा को, तो उसकी हम मिसाल लेते हैं बकरी है और शेर है, ये सब्जियों को खाने वाले और गोश्त को भी खाने वाले, और इसके अंदर इंसान भी शामिल है। ये तमाम इसकी मिसालें हैं। अब अगर दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो ये ऐसे जानदार हैं जो ग़िज़ा को हासिल करते हैं मगर बैरूनी तौर पर उसकी ग़िज़ा को हजम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं फफूंदे, यानी जिस्म के बाहर हजम कर लेने वाले जो जानदार हैं वो फफूंदे है। और दूसरी मिसाल यहाँ पर खमीर है और मशरूम है। ये तमाम जो है जिस्म के बाहर एक ग़िज़ा को रखकर क्या करते हैं, तहलील करते हैं, हजम करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आने वाले और एक किस्म के जानवर हैं जिसको हम कह सकते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइटिक एनिमल कह सकते हैं या पैरासाइट भी कह सकते हैं, यानी तुफैली जानदार। ये तुफैली जानदार हैं, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिंदगी को आराम से बसर करते हैं और अपने आप की ग़िज़ा, अपने आप के अंदर ग़िज़ा को तग़ज़िया कर लेते हैं, ग़िज़ा को हासिल कर लेते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। तो फिर जानदार, तो इसके अंदर मिसाल आता है मलेरिया और टेपवर्म इसकी एक मिसाल है, यानी जो राउंड वर्म बोल सकते हैं, राउंड वर्म, टेपवर्म, जो कीड़े होते हैं हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े कभी कभी नजर आते हैं हमें, तो उनको हम कहाँ पर इंसानी जिस्म के अंदर देखते हैं। मलेरिया इंसानी खून के अंदर पाया जाता है, तो हमें नुकसान पहुंचाता है अंदर जाकर, मगर वो अपने ज़िंदगी को बसर करते रहता और ग़िज़ा को लेते रहता हमारे ज़रिए। तो ऐसों को जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हों उनको तुफैली जानदार कहते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम क्या हैं, गैर कफील हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखना है कि कुछ अमीबा, छोटे छोटे जो जानदार हैं, उनके अंदर निज़ाम हाजमा कैसा है, ग़िज़ा को लेने वाला तरीका भी कैसा है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीके में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीबा की कोई मखसूस शक्ल सूरत नहीं है, इसको हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। ये है अमीबा की साख। तो अमीबा के जो ये लव हैं, अमीबा के अंदर ग़िज़ा को हासिल करने वाला तरीका समझो। यहाँ पर एक ग़िज़ा है कोई भी, तो ये ग़िज़ा को क्या करता है अमीबा, उसके अतराफ जाकर ये ग़िज़ा को अपने सोडोपोड्स के अंदर लेता है यहाँ पर। तो ये जो आजू बाजू इसके थोड़ा सा लंबूदार शक्ल इसकी दिख रही है, इसको सोडोपोडिया हम कह सकते हैं, यानी उसके नकली पैर भी इसको हम नाम दे सकते हैं। तो इसी के जरिए ये चलता है, ये जिस्म रोटेट होते हुए ये दबता है, फिर यहाँ पर बाहर निकलता है। एक बहुत ही नरम मुलायम किस्म का एक जानवर है ये, जो समंदरों के अंदर वाक़या होता है। तो जब भी ग़िज़ा इस तरह से टच हो जाएगी तो इसको वैक्यूल के अंदर की तरफ ये पूरे अतराफ से आकर घेर लेता है इस तरह से। तो ये ग़िज़ा अंदर दाखिल होती है और मरकज़ तक पहुंचती है, वहां पर तहलील होती है ग़िज़ा, और फजल जो मादा इसके अंदर है वो खुलिये के जरिए इस्तखराज होता है। ये खुलिये के जरिए इस्तखराज होने वाला अमल है, वाहिद खुली जानवर में इस तरह का एक निज़ाम होता है। इसी तरह से पैरामीशियम की शक्ल हमने देख चुके हैं। इसके अंदर इस तरह से सीलिया होते हैं, जिस्म के ऊपर सीलिया, इनको हम सीलिया कहते हैं। तो ये भी जो है पैरामीशियम, इसका नाम जो है पैरामीशियम। तो ये भी वाली खुली जानवर है, समंदरों तालाबों के अंदर वाक़या होने वाला। तो इसके अंदर जो ग़िज़ा है, ये सीलिया जो है, ये सीलिया के जरिए ग़िज़ा को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आखिरकार वहां पर वो हजम कर लेता है। ये वाहिद खुली जानवरों के अंदर, छोटे जानवरों के अंदर होने वाला या ग़िज़ा को लेने वाला तरीका, तग़ज़ियाई तरीका। तो अब हम देखना है यहाँ पर इंसानों के अंदर होने वाला तग़ज़ियाई तरीका, उसको हम अगले क्लास के अंदर डिस्कस करना है।